पहले होता था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस, वो 2000 वाला होता था, लेकिन अब उसको इसने रिप्लेस कर दिया, 2018 में आया था। ऑब्वियसली अगर आज हम सिर्फ 10 किसके सेक्शन करते हैं, इसको कल कंप्लीट करेंगे, इसमें भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सामने आएंगी। पहला देख लें कि सबसेक्शन 1, ऑब्वियसली इसका नाम क्या है, इसका नाम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का। तो पूरे पाकिस्तान पे ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। डेफिनेशंस अब आ जाए, इसकी डेफिनेशंस को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। इन दिस एक्ट देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। नंबर 1, पहली वाली कौन सी है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ऑब्वियसली जो चाइल्ड होगा, जो 18 साल से कम उम्र जिसकी एज है, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या, जब ये वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग क्या होंगे। The basis for any decision taken regarding the child to ensure fulfillment of his basic rights and needs, identity, social well-being, physical, emotional and psychological development। तो ये सारे कुछ इंक्लूडेड हैं बेस्ट इंटरेस्ट की डेफिनेशन में। कोर्ट ने या जब भी कोई फैसला लेना है तो इनको देखेगी कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। अच्छा जी, चाइल्ड क्या मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी 18 साल से कम उम्र का जो, जिसकी उम्र 18 साल से कम है अभी, वो चाइल्ड माना जाएगा। अच्छा, कोड, अब कोड कौन सा, CRPC, वो जहाँ पे भी ये कोड वर्ड यूज़ होगा वो CRPC होगा उसका मतलब। डाइवर्जन, अब ये डाइवर्जन जो है सेक्शन 9 में इसको बताया गया है। जो एक तो सिस्टम है ना, जो कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं जो नॉर्मल चलते हैं, उनसे हट के सेक्शन 9 में एक डाइवर्जन का भी प्रोसीजर बताया गया है कि नॉर्मल कोर्स में नहीं, ये सेपरेटली चलता है। अब इसको देखें, डाइवर्जन मीन्स एन ऑल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द जुवेनाइल ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल। यानी ये वो प्रोसीजर नहीं है जो नॉर्मल है, जो कोर्ट्स में अडॉप्ट किया जाता है, ये उससे हट के एक प्रोसीजर है डाइवर्जन वाला, जो सेक्शन 9 में बताया गया, हम उसको आज ही पढ़ेंगे, तो ये उससे रिलेटेड है। विदाउट रिजॉर्टिंग टू फॉर्मल जुडिशल प्रोसीडिंग्स, ये एंड पे कह भी रहा है कि डाइवर्जन का क्या मतलब है, कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे हट के ये एक प्रोसीजर सिर्फ जुवेनाइल्स के लिए, जो ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए ये बनाया गया। गवर्नमेंट भी या फेडरल गवर्नमेंट होगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। अच्छा, गार्डियन अब कौन कौन से बंदे हैं, ऑब्वियसली पेरेंट ही होंगे। इन रिलेशन टू ए जुवेनाइल मीन्स अ पेरेंट, कोई भी जो भी उनके पेरेंट्स हैं, किसी भी 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसके, और अ पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए गार्डियन बाय कोर्ट ने, कोर्ट भी अब अपॉइंट करती होती है ना गार्डियन, या वो गार्डियन होगा, और अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअल केस ऑफ द चाइल्ड, जो भी बंदा उसके केस को डील कर रहा है उसको भी गार्डियन कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 ऑफेंसेस की कैटेगरी इस एक्ट में बताई गई हैं, वो जेन में रख लें। सबसे पहले हेनियस ऑफेंसेस, फिर आएंगे मेजर ऑफेंसेस, तीसरे नंबर पे आती हैं माइनर ऑफेंसेस। ये तीनों को कैटेगराइज्ड किया गया। सबसे ज़्यादा जो सीरियस नेचर के हैं वो हीनियस ऑफेंसेस में चले जाते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई मैं करूँ ना हीनियस ऑफेंसेस को, तो 7 साल से ऊपर जितनी भी सज़ाओं वाले ऑफेंसेस हैं ना, उनको हीनियस ऑफेंसेस किया जाता है इस एक्ट के अंडर। ठीक है, 7 साल से 7 साल होगी, 14 साल होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या डेथ का कोई ऑफेंस है, ये सारे हीनियस ऑफेंसेस में आ जाएंगे। उसके अलावा आते हैं फिर दूसरे नंबर पे मेजर ऑफेंसेस, जिन ऑफेंसेस की सज़ा 3 साल से लेकर 7 साल के दरमियान है, वो मेजर ऑफेंसेस होंगे। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं माइनर ऑफेंसेस, जिन ऑफेंसेस की सज़ा अप टू 3 इयर्स है, वो सारे माइनर ऑफेंसेस कंसिडर किए जाते हैं इस एक्ट के लिए। सो एनी पहले जी को देख लेते हैं। Heinous offense means an offense which is serious, gruesome, brutal, sensational in character or shocking to public morality। अब ये बहुत सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस है ना, इसमें मर्डर आ गया, रेप आ गया, यानी ऐसे कोई सीरियस किस्म के ऑफेंसेस, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। एंड विच इज़ पनिशेबल अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो याद रखना है, जब भी जुवेनाइल का केस होगा और वो PPC में या किसी भी दूसरे लॉ के अंडर वो आ रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग इन्फो विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स विद और विदाउट फाइन। 7 साल से ऊपर वाले, वही बात आ गई ना, जितने भी ऑफेंसेस हैं, चाहे वो PPC के हैं
चाहे वो किसी भी और लॉ के अंडर है, वो सारे के सारे 7 साल से ऊपर वाले आ गए हीनियस ऑफेंसेस में। अच्छा, इसी के साथ एम में देख लें। अब ये ऑफेंसेस को हम साथ साथ ही कर लेते हैं। मेजर ऑफेंसेस ये एम में बताया गया है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज मोर देन 3 years एंड अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन। सो पहले हीनियस 7 साल से ऊपर वाले, फिर मेजर में ये देख लें, चाहे पीपीसी वाले चाहे किसी भी और लॉ के अकॉर्डिंगली है, उनकी सज़ाएँ 3 से लेकर 7 साल। एम में ये आ गए। और फिर माइनर ऑफेंसेस ओ में बताया गया है। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विद और विदाउट फाइन। तीसरी कैटेगरी आ गई। सो हीनियस ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस एंड माइनर ऑफेंसेस, ये जेन में रखना है। ये सिर्फ इस एक्ट के लिए, माइनर ये जुवेनाइल के लिए ये कैटेगराइज किया गया ऑफेंसेस को। ठीक हो गया। जुवेनाइल, अब हम जुवेनाइल पढ़ रहे हैं, तो ये जुवेनाइल का मतलब क्या है? मीन्स ए चाइल्ड हु मे बी डेल्ट विद फॉर एन ऑफेंस इन ए मैनर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा चाइल्ड, अब चाइल्ड की डेफिनेशन उन्होंने पहले बता दी है कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई। सो हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसा बच्चा 18 साल से कम एज का, अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर लिया है तो उसके केस को एडल्ट के, जिस तरह एडल्ट के केसेस चलते हैं और नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उस तरह डील नहीं किया जाएगा। उनके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर होगा, जो कहाँ पे बताया गया है? इसमें बताया गया है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में। ठीक हो गया। मीन्स अ चाइल्ड हु मे बी डेल्ट विद फॉर एन ऑफेंस इन अ मैनर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। जुवेनाइल कोर्ट, अब यहाँ पे देखें ना, इस एक्ट में बताया गया है कि डाइवर्जन का भी एक सिस्टम, वो एडल्ट के केस में तो नहीं होता कि उसको रिहेबिलिटेशन में भेज दो या सुलह सफाई करवाई जाए, माफ़ी दिलाफी करवाई जाए, कंपाउंडेबल हो जाते हैं ऑफेंसेस में। सो इस किस्म की कोई ज़्यादा जो रिलैक्सेशन है वो एडल्ट के केस में नहीं होती, लेकिन जुवेनाइल के केस में मिलेंगी। डाइवर्जन का तरीका भी अडॉप्ट किया जाएगा। सो जुवेनाइल का ये इसीलिए कह रहे हैं कि एडल्ट से डिफरेंट है प्रोसीजर। अच्छा, जुवेनाइल कोड ये सेक्शन 4 के अंडर अडॉप्ट की गई है। अच्छा, जुवेनाइल कोड का मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, जब यहाँ पे तो बताया गया ना, हर सेशन डिवीज़न में सेक्शन 4 में बताएंगे कि बनाई जाती हैं जुवेनाइल कोड्स, लेकिन आम रूटीन में बताऊँ, ये जुवेनाइल कोड जो जज साहब केस को डील कर रहे होते हैं ना, उसको ही जुवेनाइल कोड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मसलन अगर मर्डर का केस है, जुवेनाइल ने एक मर्डर कर दिया, तो ESJ नॉर्मली केसेस सुनते हैं, तो जो जैसा कर रहे होते हैं, उस केस को सुन रहे होते हैं, वही कोर्ट फिर जुवेनाइल कोर्ट बन जाती है। एनी हो, लेकिन सेक्शन 4 में इसकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट बताई गई है कि ये इसमें कौन कौन से जजेस होंगे। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी मीन्स अ कमेटी इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 10। अब ये सेक्शन 10 में एक कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी का काम क्या होता है? ये जो अल्टरनेटिव प्रोसेस है इनका जुवेनाइल के केसेस को डील करने का, डाइवर्जन वाला, वो सारा ये कमेटी वाला ये उसी से रिलेटेड है। बहरहाल वो ये आगे चल के सेक्शन 10 में हम देखते हैं। जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, अब ये इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं कि इनकी तरबियत की जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनको अच्छा बच्चा बनाया जाए, ये इस किस्म के सेंटर होते हैं। मीन्स अ प्लेस वेयर ए जुवेनाइल मे बी केप्ट एंड गिवन एजुकेशन, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर हिज मेंटल, मॉरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंक्लूड सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, जुवेनाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, रोस्टल institution, vocational center, Darul Aman and Women Crisis Center established by the government or by voluntary organization certified by the government। ये वो सारे दारुल अमान वगैरह, ये जितने भी सेंटर हैं, ये सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। जुवेनाइल ऑफेंडर मीन्स अ चाइल्ड हु इज़ alleged to have committed or has been found to have committed an offence। ऐसा 18 साल का बच्चा जो कोई ऑफेंस कमिट करता है उसको जुवेनाइल ऑफेंडर कहते हैं। ठीक हो गया। मेजर ऑफेंस हमने देख लिया। मेजर ऑफेंस जो 3 साल से लेकर 7 साल वाले सज़ाएँ होंगी वाले जो भी ऑफेंसेस हैं। मेडिकल ऑफिसर, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर, मीन्स एन ऑफ मेडिकल ऑफिसर नोटिफाइड एज सच बाय द गवर्नमेंट। ये जो सरकारी होते हैं डॉक्टर्स सरकारी अस्पताल में, उनको कंसिडर किया जाता है, प्राइवेट डॉक्टर्स को नहीं माना जाता।
अच्छा, माइनर ऑफेंसेस ओ में आ जाए, वही मैंने बता दिया, 3 साल तक की सज़ाओं वाले, चाहे टीपीसी में चाहे किसी और लॉ में, वो सारे माइनर ऑफेंसेस हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन होम मीन्स अ प्लेस वेयर अ जुवेनाइल इज केप्ट temporarily after being apprehended by a police as well as after obtaining remand from juvenile court or otherwise for conducting inquiry or investigation for the purpose of this act। देखिए ये जो जुवेनाइल होते हैं ना, इनको पुलिस स्टेशन में या जेल में नहीं रखा जाता, इनके लिए कोई ऑब्जर्वेशन होम होते हैं, इनको वहाँ पे भेजा जाता है। जब भी गिरफ़्तार करना है इनको वहाँ पे भेजना है, रिमांड पे जब भी भेजते हैं तो वहाँ पे रखा जाता है, इनको पुलिस स्टेशन में और जेल में नहीं रखा जाता। तो ये ऑब्जर्वेशन वो होम है जहाँ पे टेम्परेरीली अरेस्ट किया, वहाँ पे रखेंगे फॉर रिमांड के लिए, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड, बस वो प्रैक्टिकल को छोड़ दो। प्रैक्टिकल अब इस बुक में आप देखो तो यहाँ पे तो लिखा है कि जो जुवेनाइल का केस आ जाएगा ना, उसने 6 महीने में डिसाइड होना है, लेकिन कभी भी नहीं होते। आप प्रैक्टिस में देख लो, कभी भी यहाँ पे तो ये भी बताया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर ख़त्म वो नहीं कंक्लूड होता तो जी आप हाई कोर्ट को बताएगी वो कोर्ट के क्यों 6 महीने के अंदर कंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन इन प्रैक्टिस कभी भी ऐसा नहीं होता। देखिए अब हमने तो देना है एग्ज़ाम, हमने तो अकॉर्डिंग टू द लॉ चलना है कि जो हमें बुक में लिख के बता दिया गया है। अब उसमें अब प्रैक्टिस में नहीं होता, वो एक डिफरेंट, प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं यहाँ पे वो नहीं होती, तो मैं उनका तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब हम तो यही मान के चलेंगे कि भाई इनको ना पुलिस स्टेशन में रखना है ना इनको जेल में रखना है, ठीक हो गया। सूटेबल प्रोबेशन ऑफिसर, ये एक पर्सन होता है जो कि इसको ना वॉच करने के लिए कि इसको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, इस किस्म का एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है। मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960। अब आज सूटेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन, अब यहाँ पे आ गया सूटेबल पर्सन में कोई भी पर्सन, कोई ट्रस्ट, एसोसिएशन और सोसाइटी ड्यूली ऑथराइज्ड रिकग्नाइज्ड बाय लॉ हुज ऑब्जेक्ट इज़ वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ना बच्चों की प्रोटेक्शन वाली, या कोई भी पर्सन होता है। अब यहाँ पे पर्सन को फिर एक्सप्लेनेशन में डिफाइन कर रहे हैं। पर्सन इन दिस क्लॉज मीन्स द गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल। अब ये एनी पर्सन लिखा था ना, ब्रॉड कर दिया चीज़ों को एनी पर्सन में, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि ये जो है पर्सन होगा वो गार्डियन हो सकता है। गार्डियन कौन, पेरेंट या कोर्ट ने कोई अपॉइंट किया हो वो गार्डियन होगा, और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द जुवेनाइल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, या जुवेनाइल कोर्ट ने कोई पर्सन को अपॉइंट किया हो तो वो भी सूटेबल पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये आगे ये थी इसकी डेफिनेशन। या डेफिनेशन तक कोई मसला है तो बताओ, ये ज़्यादा क्लियर होती जाएगी जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे तो, ठीक है। लीगल असिस्टेंट, खर्चा वगैरह कौन पे करेगा, ये जुवेनाइल का, जुवेनाइल और अ चाइल्ड हु इज़ विक्टिम, एवरी जुवेनाइल और अ चाइल्ड हु इज़ विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस shall have the right of legal assistance at the expense of the state। क्लियर बात कह दी है, सरकारी खर्चा अपॉइंट कर दिए जाते हैं। वकील जो 7 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस हो वो इनके फिर केसेस लड़ते हैं। सब सेक्शन 2, a juvenile shall be informed about his right available under the law by a legal practitioner within 24 hours of taking him into custody। जैसे अरेस्ट होगा उसको बताया जाएगा कि भाई आपका लीगल ये राइट है, और साथ उसको जैसे उसको अरेस्ट किया जाएगा फिर उसको बताया जाएगा कि आप वकील भी कर सकते हो। सब सेक्शन 3, अ लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और द बाय जुवेनाइल कोर्ट, या तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या फिर जुवेनाइल कोर्ट करेगी फॉर प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू अ चाइल्ड विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस और अ जुवेनाइल शेल हैव एट लीस्ट 7 years स्टैंडिंग एट द बार। यानी ऐसा वकील जिसकी 7 साल तक का वकालत का तजर्बा हो उसको अपॉइंट किया जाता है इन जुवेनाइल के केसेस लड़ने का। अब ये सरकार इसका खर्चा देती है। सो इसमें ये होता है कि जजेस को बता देता हूँ, जजेस को लिस्टें होती हैं उनके पास, वो फिर जज साहब जिसको चाहते हैं वकील साहब को उनको अपॉइंट कर देते हैं कि आप इनका केस लड़ो, ठीक हो गया। तो ये खैर लीगल असिस्टेंट जुवेनाइल को और ऐसा चाइल्ड जो कि विक्टिम हो उनको दी जाती है, अच्छी बात है। सब सेक्शन 4, जुवेनाइल कोर्ट। अब ये कोर्ट के लिए आ गया। द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट शैल बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट
वन और मोर जुवेनाइल कोर्ट्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ द, अब तो 2018 का ये एक्ट है, अब तो 2023 है, सो जुवेनाइल कोर्ट्स अपॉइंट होगी। अब इनके जजेस वगैरह कौन होंगे? सब सेक्शन 2, अ जुवेनाइल कोर्ट मे बी इस्टेब्लिश फॉर वन और मोर सेशन डिविजन्स एंड इन दैट केस द जुवेनाइल कोर्ट मे होल्ड ट्रायल ऑफ द, ये देखें ये जो जुवेनाइल कोर्ट्स है ना, ये अपॉइंट हुई होती है, मैंने पहले ही कहा कि जब जुवेनाइल का जो कोर्ट उसका कर रही होती है वही डिक्लेयर करके तो वहाँ पे उसका केस चलाया जाता है, ठीक है। सब सेक्शन 3, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड। अब कौन कौन से जजेस हो सकते हैं इस जुवेनाइल कोर्ट के? अच्छा जी, इसमें आ गया है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ जुवेनाइल कोर्ट अनलेस ही इज़ और हैज़ बीन अ सेशन जज। अच्छा, अब ऐसे भी नहीं होता कि बाकायदा अदालतें बना दी गई हैं, वहाँ पे जजेस बिठा दिए गए हैं, वो वेट करेंगे कि जुवेनाइल के जो केसेस आएंगे उन्हीं के पास लगेगी। इसी वजह से जो अदालत में केस चला जाता है फिर उसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अनलेस ही इज़ और हैज़ बीन अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज, कौन हो सकते हैं? या तो वो सर्विंग सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, वो हो सकता है। सर्विंग या रिटायर्ड, इज़ और हैज़ बिन, दो बातें आ गई, या तो वो सर्विंग है इस वक्त है, या वो रिटायर हो चुका है तो उसको भी लगाया जा सकता है। और जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्टेड यानी सेक्शन 30 का जो मैजिस्ट्रेट है उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हु हैज़ एटलीस्ट 10 ईयर्स स्टैंडिंग एट बार, ऐसा वकील साहब को भी जज लगाया जा सकता है जिनकी 10 साल की वकालत हो। एंड द लेटर शैल बी अपॉइंटेड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द गवर्नमेंट में डिटरमिन इन कंसल्टेशन में, यानी उसकी जो टर्म्स हैं वो गवर्नमेंट ने सेटल करनी होती हैं हाई कोर्ट कंसर्न के साथ, कंसल्टेशन करके कि इसको 2 साल के लिए लगाना है, 3 साल के लिए लगाना है। बहरहाल कौन कौन जुवेनाइल कोर्ट का जज हो सकता है? सर्विंग या रिटायर्ड सेशन जज और एएसजे या फिर सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट। लेकिन ऐसा वकील भी हो सकता है जो कि जिसकी 10 साल की वकालत का तजर्बा हो। अच्छा जी, जुवेनाइल कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस ऑफ जुवेनाइल इज एक्यूज्ड ऑफ कमीशन एन ऑफेंस, यानी जुवेनाइल कोर्ट के पास ही पावर है कि जहाँ पे भी 18 साल से कम वाला आ गया तो जुवेनाइल कोर्ट ने ही उसका ट्रायल करना है। कोई नॉर्मल कोर्ट जो होती है वहाँ पे वो केस उसका ट्राई नहीं किया जाता। अच्छा, ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 और 6 ये 2018 में हो चुके हैं, तो इनको पढ़ने की भी एज सच कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सब सेक्शन 7, in any court taking cognizance of an offence finds that an accused brought before it as a juvenile, it shall transfer his case to the juvenile court for further proceedings, यानी अगर नॉर्मल कोर्ट के पास कोई केस आएगा जुवेनाइल का तो वो उसको ट्रांसफ़र करेगी, यानी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जुवेनाइल कोर्ट की ही है, इस वजह से वो कोई ट्रायल नहीं लेगा। ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस द जुवेनाइल कोर्ट शैल डिसाइड द केस विद इन 6 मंथ्स। सफीना ये आ गया है ना, 6 महीने के अंदर अंदर केस डिसाइड करना है, लेकिन होते होते कोई नहीं है। बहरहाल ये वहाँ पे आपने अब वो पेपर में नहीं लिख देना कि उस्मान साहब ने कहा था कि 6 महीने लिखा हुआ, लेकिन होते होते कोई नहीं है। हमने अकॉर्डिंग टू द लॉ ही चलना है, ये 6 महीने ही है। अच्छा, सब सेक्शन 9, वेयर द केस इज़ नॉट डिसाइडेड विद इन 6 मंथ्स in terms of subsection 8, the juvenile court shall seek extension from the high court concerned explaining the reason for not being able to decide the case, यानी उसने अगर नहीं डिसाइड किया तो फिर वो रीजनिंग बताएगी हाई कोर्ट को कि भाई क्यों नहीं हम कर सके और एक्सटेंड करें टाइम को। इफ़ नो सच एक्सटेंशन हैज़ बिन सॉट बाय द जुवेनाइल कोर्ट द कंप्लेनेंट और जुवेनाइल में, अगर तो कोर्ट ने खुद नहीं बताया, इफ़ नो सच एक्सटेंशन हैज़ बिन सॉट बाय, अगर तो ये एक्सटेंशन जुवेनाइल कोर्ट ने नहीं ली तो जो कंप्लेनेंट होगा इस केस का या फिर जो जुवेनाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपनी हाई कोर्ट में कंसर्न में कि जी ये देखें 6 महीने का लिखा हुआ है, ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ और ना इस पे एक्सटेंशन ली गई है, सो वो अप्लाई करेंगे किसको? कंसर्न हाई कोर्ट को। सबसेक्शन 10, द जुवेनाइल कोर्ट मे होल्ड इट सिटिंग एट अ प्लेस अदर दैन अ प्लेस विच, अब ये गवर्नमेंट ने कंसर्न हाई कोर्ट ने उन्होंने बताना होता है कि किधर बैठना है। नॉर्मली तो उन्हीं जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है, बना दिया जाता है जुवेनाइल कोर्ट। ठीक हो गया। सब सेक्शन 5, अरेस्ट ऑफ ए जुवेनाइल। अच्छा, इसमें बड़ी मज़ेदार बातें हैं। सब सेक्शन 1,
द अरेस्टेड जुवेनाइल शैल बी केप्ट इन एन ऑब्जर्वेशन होम। अब हम पीछे पढ़ के हैं कि ऑब्जर्वेशन होम क्या होगा, जहाँ पे जो भी जुवेनाइल अरेस्ट होगा उसको वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। शैल बी केप्ट, अब ये वर्ड शैल का है, शैल बी केप्ट इन ऑब्जर्वेशन होम एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल एज सुन एज पॉसिबल। अरेस्ट किया, ऑब्जर्वेशन होम में रखना है और दो काम करने हैं फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का। एक तो उसने गार्डियन को इन्फॉर्म करना है और दूसरा प्रोबेशन ऑफिसर है, इन दोनों को उसने इन्फॉर्म करना है। ठीक है, सब ए में क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्म गार्डियन ऑफ द जुवेनाइल इफ़ ही कैन बी फाउंड ऑफ सच अरेस्ट एंड inform him the time, date and name of the juvenile court before which the juvenile shall be produced। यानी अब ये आप लोगों को पता ना, जब किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है रिमांड के लिए। तो जैसे ही अरेस्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन होम में रखेंगे, ऑफिसर इंचार्ज जो है वो फाइंड आउट करेगा कि इसका गार्डियन कौन है। जब गार्डियन मिल जाएगा अगर, तो उसको बताया जाएगा कि भाई हमने इस टाइम पे इस अदालत में इसको पेश करना है, तो पहुँच जाना। बी, इन्फॉर्म द कंसर्न प्रोबेशन ऑफिसर to enable him to obtain such information about the juvenile and other material circumstances which may be of assistance to the juvenile court for making inquiry। अब ये प्रोबेशन ऑफिसर जो होगा उसको भी बताया जाएगा। सो दो काम याद रखें, अरेस्ट किया, ऑब्जर्वेशन होम में रखा, गार्डियन को बताना है, प्रोबेशन ऑफिसर को बताना है। ठीक हो गया। सब सेक्शन 2, नो जुवेनाइल शैल बी अरेस्टेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम एनी ऑफ द लॉज dealing with preventive detention or under the provisions of chapter 8 of the code। अब ये कह रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसको कुछ आपने अगर चैप्टर 8 पढ़ा है, इसके सेक्शन थे सेक्शन 106 से 126A CRPC के। इस चैप्टर में बताया गया था कि कुछ ऑफेंसेस को होने से पहले उनको रोकने के लिए भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है बंदों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के चक्कर में इनको जुवेनाइल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नो जुवेनाइल शैल बी अरेस्टेड। ठीक हो गया, ये याद रखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कभी भी इन हाँ जी प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको नहीं रखना, जब ये कोई ऑफेंस कमिट करेंगे तभी इनको अरेस्ट करना। सब सेक्शन 3, the report under section 173 of the code shall also describe the steps taken by the officer in charge for referring the matter to the juvenile justice system committee for the disposal of the case through diversion where it was so required under section 9। अब ये कह रहे हैं कि जो 173 की रिपोर्ट होगी ना, जो चालान होगा, उसमें ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे इस मैटर को डाइवर्जन के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, जब ये मैटर चला जाता है ना ये डाइवर्जन के प्रोसेस में, तो उस टाइम पे फिर इसका चलान को पोस्टपोन कर दिया जाता है। बहरहाल यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये जो चलान होगा उसमें बाकायदा मेंशन किया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप लिए गए थे इस मैटर को अल्टरनेटिव प्रोसीजर जो कि डाइवर्जन का है उसके थ्रू रिजॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया। अब ये सेक्शन 9 हम पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, सब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छी बात। रिलीज ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल। अच्छा, अब ये बेल का प्रोसीजर है सारा, ये जी बेल पे रिलीज ऑफ ए जुवेनाइल, रिलीज ऑफ जुवेनाइल ऑन बेल। अच्छा जी, अ जुवेनाइल एक्यूज्ड ऑफ ए बेलेबल ऑफेंस। पहली बात तो सीधी आ गई ना, जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बेलेबल ऑफेंसेस में भी इन्होंने चेंज किया। जो ऑफेंस बेलेबल है, जब एडल्ट है उसने तो एज ए मैटर ऑफ राइट मांगना है कि जी मुझे बेल दो, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया। shall if already not released under section 496 of the code be released by the juvenile court on bail with or without surety। यानी अगर तो उसको पहले ही रिलीज़ नहीं किया तो उसकी बेल लेनी है 496 में, उसको रिलीज़ करना ही है, अनलेस, अब ये बात नहीं डाली है, unless it appears that there are reasonable grounds for believing that the release of such juvenile may bring him in association with criminals or expose him to any other danger। अगर जैसा को ये लग रहा हो कि इसको अगर मैंने रिलीज़ किया, इसको ज़मानत दे दी, ये तो बाहर निकल के फिर
मुजरमों के साथ मिल जाएगा या इसको कुछ ख़तरा है इसकी जान को। इन दिस सिचुएशन द जुवेनाइल शैल बी प्लेस्ड अंडर द कस्टडी ऑफ सूटेबल पर्सन, वो जो सूटेबल पर्सन है उनकी कस्टडी में रखा जाएगा। नंबर 2, और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर उनमें भेज दिया जाएगा, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। द जुवेनाइल शैल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस बी केप्ट इन पुलिस स्टेशन अंडर द पुलिस कस्टडी और इन जेल इन सच केसेस, उसको पुलिस स्टेशन में या जेल में नहीं रखा जाएगा, ठीक हो गया इस सिचुएशन में। सॉरी, ये यहाँ पे कह रहे हैं इन सच केसेस, यानी जब उसको बेल दे दी है, उसको बेल देनी थी, उसकी बेल बनती थी बट उसको बेल नहीं दी गई क्योंकि कोर्ट को ये लग रहा था ये बाहर जाके फिर ऑफेंस को रिपीट करेगा, इस किस्म के काम करेगा, तो कोर्ट उसको कहाँ पे भेजेगी, सूटेबल पर्सन के पास, उसकी कस्टडी में दे देगी, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज देगी, लेकिन कभी भी वो जेल में या पुलिस स्टेशन में उसको नहीं रखा जाएगा। सब सेक्शन 2, द जुवेनाइल कोर्ट शैल इन अ केस where a juvenile is not released under subsection 1 direct the police for tracing guardian of such juvenile, and where the guardian of such juvenile is traced out, the juvenile court may immediately hand over the custody of the juvenile to his guardian। लेकिन अगर तो उसके इस वक्त तक जब उसको बेल का मैटर था उसके गार्डियन का नहीं पता तो कोर्ट कहेगी जाओ गार्डियन को ढूंढ के लाओ, जैसे ही गार्डियन आएगा तो फिर उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ फिर उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा या सूटेबल पर्सन इधर रुका जाएगा, जेल में या पुलिस स्टेशन में नहीं। अच्छा, अब आ जाए वेयर ए जुवेनाइल इज अरेस्टेड और डिटेन फॉर द कमीशन ऑफ अ माइनर और अ मेजर ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब ये देख लें, जेन में बिठा लिया, माइनर ऑफेंस कौन से हैं, 0 जिसकी इम्प्रिजनमेंट है 3 इयर्स तक, और मेजर कौन से हैं 3 to 7। सो इसको अगर राउंड कर लें तो 7 इयर्स तक के जितने भी ऑफेंसेज हैं वो बेलेबल कंसिडर करेंगे। For where a juvenile is arrested or detained for the commission of a minor or major offence for the purpose of this act, he shall be treated as he was accused of commission of a bailable offences। ठीक हो गया, क्लियर हो गई है ना बात कि 7 साल तक के जितने भी सज़ाओं वाले ऑफेंसेस हैं ना उनको इस एक्ट के अंडर जुवेनाइल के लिए हम उसको बेलेबल ऑफेंसेस मान के चलेंगे, ठीक हो गया। सब सेक्शन 4, अब आ जाते हैं ये जो हीनियस ऑफेंसेस थे 7 साल से ऊपर वाले जितनी भी, चाहे डेथ की पेनल्टी वाला है, वेयर अ जुवेनाइल ऑफ मोर देन 16 ईयर्स ऑफ एज इज अरेस्टेड और डिटेन फॉर हीनियस ऑफेंसेस, 16 साल से ज़्यादा की उम्र वाला एक जुवेनाइल है, उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट किया, ही मे नॉट बी released on bail if the juvenile court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that such juvenile is involved, तो उसको बेल नहीं दी जाएगी अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है, यानी अगर केस वो इस्टेब्लिश नहीं कर सका बेल का तो उसको नहीं दी जाएगी 16 साल से ऊपर वाले को ख़ास तौर। तो हमने 497 पढ़ा था, उसमें भी था ना स्टैट्यूटरी पीरियड पूरा हो जाए तो भी बेल दे दी जाती है। अब यहाँ पे बताया गया कि 6 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना है, लेकिन अगर 6 महीने से के अंदर ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ और वो जो जुवेनाइल है उसकी बेल भी नहीं हुई तो वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद बेल अप्लाई कर सकता है इस ग्राउंड पे कि जी 6 महीने हो गए हैं और मेरा केस कंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन इसमें वही बात ये कह रहे हैं कि जो डिले है ना ट्रायल कंक्लूड होने में वो इसके पार्ट पे ना हो जुवेनाइल के, यानी इसके वकील साहब ने ना पेशियाँ ले के मैटर को आगे किया हो कि इसकी ज़मानत नहीं हुई। सो ये इसके पार्ट पे अगर जुवेनाइल के पार्ट पे नहीं है ये डिले और 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ तो वो एंटाइटल हो जाता है इस बात का कि उसको ज़मानत दी जाए। अब सब सेक्शन 5 को हम देख लेते हैं। Where the juvenile court is of the opinion that the delay in the trial of a juvenile has not been occasioned by an act or omission of such juvenile or any other person acting on his behalf or in the exercise of any right or privilege under the law for the time being in force, यानी डिले उसके पार्ट पे नहीं, ना जुवेनाइल के पार्ट पे या जो भी उसका केस को डील कर रहा है उसके पार्ट पे डिले नहीं और 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। सच जुवेनाइल शैल बी रिलीज, अब ये वर्ड आ गया शैल का, ये मैंडेटरी कर दिया, शैल बी रिलीज ऑन बेल इफ़ ही हैज़ बिन डिटेन फॉर द कंटिन्यूस for a continuous period exceeding 6 months and whose trial has not been completed। तो ये याद रखना कि अगर पहले ज़मानत नहीं भी हुई
तो 6 महीने के बाद वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे अपनी ज़मानत दायर कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन, अब इसकी जी इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? सब सेक्शन 7 में अ जुवेनाइल शैल बी इंटेरोगेटेड बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडर सुपरविजन और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और SDPO, इनके अंडर का है जी के बहरहाल ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है ये सब इंस्पेक्टर से कम बंदे ने नहीं करनी और साथ इसको फिर प्रोबेशन ऑफिसर ने भी ज्वाइन कर लेना है। वो सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर designated under subsection 1 shall be assisted by a probation officer or by a social welfare officer notified by the government to prepare social, इसकी जो एक रिपोर्ट साथ साथ ये भी तैयार की जाएगी to prepare social investigation report to be annexed with the report prepared under section 173 of the code, यानी इसका बिहेवियर वगैरह कैसा है। एक तो 173 की रिपोर्ट होगी, उसके साथ ये रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी जो प्रोबेशन ऑफिसर वगैरह तैयार करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इसकी एज को कैसे डिटरमिन करना है। देखिए सीधी सी बात है, सब सेक्शन 8 में बताई गई, उसका बर्थ सर्टिफिकेट या जो एजुकेशनल उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसकी एज को मेंशन कर रहा हो जिसको कोर्ट एक्सेप्ट करे, उसके थ्रू इसकी एज डिटरमिन की जाएगी। अगर ये सारा कुछ नहीं ना अवेलेबल तो फिर मेडिकल के थ्रू इसकी एज डिटरमिन की जाती है। अब ये वो डॉक्टर्स वगैरह करते होते हैं, ये टूथ के ज़रिए यहाँ से एज डिटरमिन करते हैं कि इसकी कितनी होगी। सो अदरवाइज़ फिर मेडिकल चेकअप के ज़रिए इसकी एज डिटरमिन की जाएगी। लेकिन सब सेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं, वेयर ए पर्सन इज अलाइज टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस फिजिकली अपीयर्स और क्लेम्स टू बी ए जुवेनाइल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ये ऑफिसर अगर तो वो फिजिकली भी लगता है तो वो उसकी उम्र कम है, या वो क्लेम कर रहा है कि भाई मेरी एज ज़्यादा लगती है लेकिन मैं तो 18 साल से कम का हूँ। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल मेक एन इंक्वायरी टू दिस डिटरमिन द एज ऑफ द सच पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स और एनी अदर पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट। सारा कुछ आ गया। इनके थ्रू कौन डिटरमिन करेगा? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इसको डिटरमिन करेगा। In absence of such documents, age of such accused person may be determined on the basis of medical examination report by a medical officer। अब ये मेडिकल ऑफिसर कौन होगा? सरकारी डॉक्टर के थ्रू। तो वो मैंने आपको पहले बताया वो टूथ के ज़रिए कर लेते होते हैं। अच्छा, सब सेक्शन 2, where an accused person who physically appears to be a juvenile for the purpose of this act is brought before the court of a before a court under section 167 of the court, यानी रिमांड के लिए विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना होता है ना, वो इनके लिए भी लगता है। जैसे उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा रिमांड के लिए, और उसको अगर लग रहा है जैसा आपको कि कोर्ट को ये लग रहा है कि ये अंडर एज है, तो वो क्या करेंगे? shall record its finding regarding the age on the basis of available record including the report submitted by the police or medical examination report by a medical officer। तो वो ये जब रिमांड के लिए भी पेश किया जाता है तब भी वो देखते हैं कि अगर पुलिस नहीं डिक्लेयर कर रही तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के इस पे फाइंडिंग दे सकते हैं कि ये जुवेनाइल है, या उसके मेडिकल के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। बहरहाल ये एज डिटरमिन की जाती है इसकी, सब सेक्शन 8 में सेक्शन 8 में बताया गया। 9 डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डाइवर्जन। अब ये हम सेक्शन 9 की बात कर रहे थे ना, अब ये देखें इसमें क्या क्या रहे हैं। सब सेक्शन 1, विद द कंसेंट ऑफ ए जुवेनाइल और हिज गार्डियन, जो जुवेनाइल है और उसका अगर जो भी कोई गार्डियन है, एज द केस में बी द कंप्लेनेंट अगेंस्ट अ जुवेनाइल रिलेटिंग टू ऑफेंस स्पेसिफिक। कंप्लेनेंट जुवेनाइल या उस जुवेनाइल के गार्डियन, इनकी कंसेंट के साथ ये मैटर जो है in subsection 6 shall be referred to the juvenile justice committee for the disposal of the same through diversion। अब ये अल्टरनेटिव जो प्रोसीजर है ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसेंट तो होनी ज़रूरी है, कंप्लेनेंट की भी, जुवेनाइल की भी, या उसके गार्डियन की। ठीक हो गया। सबसेक्शन 2, दी डाइवर्जन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस और ड्यूरिंग ट्रायल बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द कोर्ट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। यानी अब इसके लिए वो कह रहे हैं कि किसी भी स्टेज पे हो सकती है, चाहे इन्वेस्टिगेशन है उसी के दौरान कह सकते हैं कि जी मैटर भेज दो कमेटी को, डाइवर्जन के थ्रू इसको डिटरमिन करना है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर सकता है, कोर्ट जो जुवेनाइल कोर्ट है वो भी कह सकती है। सब सेक्शन 3, वेयर द केस इज रेफर्ड to the juvenile justice committee by the police
The submission of the report of the police officer required under section 173 of court shall be postponed till the final order of the committee. यानी जब पुलिस ने भेज दिया ना मैटर को इसके पास, ये जस्टिस कमेटी जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है, उसके बाद जब मैटर को भेजेंगे तो चालान फिर उसका पोस्टपोन कर दिया जाएगा, वो सबमिट नहीं करवाया जाएगा जब तक उस कमेटी का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक इसके चालान नहीं सबमिट करवाया जाएगा. Subsection 4, the Juvenile Justice Committee shall dispose of the case with consent of the person against whom the offence was committed. ये ज़रूरी है कि जो कंप्लेनेंट है जिसके अगेंस्ट ये अगर ऑफेंस कमिट किया गया है उसकी कंसेंट होना ज़रूरी है, फिर ही ये कमेटी इस मैटर को डिसाइड करेगी. shall dispose of the case with consent of the person against whom the offence was committed by resorting different modes of diversion included. अब ये याद रख लेनी है, ये जी तक, ए से लेके जी तक जितने भी मेथड्स बताए गए हैं इनके थ्रू इनको ये डाइवर्जन के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाता है. पहला, रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई ऐसा किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर किसी ने नुकसान वगैरह पहुँचाया था जुवेनाइल ने, तो उसका वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका नुकसान वगैरह भरवाया जाएगा. रेपरेशन ऑफ डैमेज कॉज, जितना भी डैमेज होगा उसको भरवाया जाएगा. रिटर्न और ओरल अपॉलजी, या फिर रिटर्न या फिर ओरल मुआफ़ी उससे लिखवा ली जाएगी, उसके थ्रू भी मसले को रिजॉल्व किया जा सकता है. पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस, यानी उसको काम भी दिए जा सकते हैं कि चलो भाई सफाई इतने दिन करनी है, जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज है तो वो भी उससे ले के तो उसको छोड़ा जा सकता है. पेमेंट्स ऑफ फाइन एंड कोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये भी ली जा सकती हैं, फ़ाइन वगैरह लगा के या कॉस्ट वगैरह जो भी उसका खर्चा अगर कोई होगा तो वो भी दिलवाया जा सकता है कंप्लेनेंट को. प्लेसमेंट ऑफ जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन, या फिर उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए भी कुछ अरसे के लिए जितना वो कमेटी डिसाइड करे उसके लिए भेज सकते हैं. रिटर्न और ओरल, या फिर अब ये रेप्रीमेंट का मतलब होता है डांट डपट, यानी उसको डांट डपट करके तो फिर चलो भी मामले को रफा दफा करो. तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू इस मसले को जुवेनाइल के केस को रिजॉल्व किया जा सकता है. इसको कहते हैं डाइवर्जन का केस, यानी नॉर्मल कोर्स के थ्रू केस नहीं चलाना कि ट्रायल हो रहा है, गवाहियाँ आ रही हैं, सज़ाएँ हो रही हैं, वो नहीं, इसके थ्रू भी किया जाता है मैटर को रिजॉल्व. अच्छा, यहाँ पे प्रोवाइजो इसके साथ अटैच की है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज स्टेट फंक्शनरी और द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन, The Juvenile Justice Committee may dispose of the case through diversion with consent of concerned public prosecutor. यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंसेंट अगर ले के वो अगर पब्लिक किसी सर्वेंट के स्टेट फंक्शनरी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया तो उसकी कंसेंट लेके भी मैटर को भेज सकते हैं इस कमेटी को. सबसेक्शन 5, फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्जन ऑल ऑफेंसेस इधर माइनर माइनर शैल बी कंपाउंडेबल. अब ये कह रहे हैं डाइवर्जन के लिए जितने भी ऑफेंसेस हैं, यानी ये जो प्रोसीजर अडॉप्ट करने हैं इसके लिए जितने भी माइनर ऑफेंसेस हैं या मेजर ऑफेंसेस हैं उनको हम कंपाउंडेबल ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, हीनियस ऑफेंसेस की नहीं बात कर रहे, मेजर और माइनर 7 साल तक के जितने भी ऑफेंसेस हैं. सबसेक्शन 6, diversion shall be exercised in prescribed manner in cases where a juvenile is accused of commission of a minor offence, where a juvenile is accused of a major offence, and the age of minor offences में सारे जो है वो चले जाएंगे इसमें. major offences जो हैं and the age of the juvenile is not more than 16 years. तो यहाँ पे एक शर्त साथ लगा दी है, माइनर ऑफेंसेस जितने भी हैं वो कंपाउंडेबल होंगे, यहाँ पे कमेटी में भेज दिए जाएंगे. जो मेजर ऑफेंसेस हैं उनके लिए एक शर्त उन्होंने लगा दी है कि जो जुवेनाइल है उसकी एज अगर 16 साल से ज़्यादा तो कंपाउंडेबल होंगे और कमेटी को भेज दिए जाएंगे. ठीक हो गया. अब ये सब सेक्शन 10 में सिर्फ कमेटी की कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बताया गया. सब सेक्शन 1, द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बट नॉट लेटर दैन 3 months गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जजेस शैल एस्टैब्लिश द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी फॉर ईच सेशन डिवीज़न. कह रहे हैं हर सेशन डिवीज़न में ना एक कमेटी बनाई जाएगी. अच्छा, अब इसमें होंगे कौन? नंबर 1 सब सेक्शन 2 में बता रहे हैं 4 मेंबर्स होंगे. सर्विंग जुडिशल मैजिस्ट्रेट विद पावर ऑफ सेक्शन 30 कोड who shall also head the कमेटी. दफ़ा 30 का मैजिस्ट्रेट वो इस कमेटी का हेड होगा, नंबर 1. दूसरा DPP
डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होते हैं वो इसका मेंबर होगा। मेंबर ऑफ द लोकल बार एटलीस्ट 7 ईयर्स स्टैंडिंग एट बार अपॉइंटेड बाय द। अब ये जो एक वकील साहब होंगे उनको भी ले लिया जाएगा जिनकी 7 साल तक की स्टैंडिंग है, 7 साल का तजर्बा है, और इनको 2 साल के लिए सेशन जज साहब अपॉइंट करेंगे। नंबर 4 कौन सा मेंबर होगा? सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ। अब ये कोई भी सर्विंग ऑफिसर या प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसका रैंक वो बता रहे हैं 17 ग्रेड से कम ना हो, उसको भी इसका मेंबर बनाया जाएगा कमेटी का। द प्लेस ऑफ सिटिंग जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, वे वो वहीं पे जहाँ पे कोर्ट्स होती हैं वहीं पे होंगी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी शैल फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा ये क्या, अब ये इन्होंने फंक्शन भी बता दिए हैं सब सेक्शन 4 में। डिस्पोज ऑफ द केस थ्रू डाइवर्जन अपॉन रेफरल फ्रॉम द पुलिस प्रोसिक्यूशन जुवेनाइल कोर्ट एज द केस में। अच्छा 1 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी ने जब इसको मैटर रेफ़र कर दिया गया ना कि आप इसको मामले को ख़त्म करो, जो सेक्शन 9 में प्रोसीजर बताया गया है, तो 1 महीने के टाइम के अंदर जिस दिन उनको रेफ़र किया जाएगा उसके अंदर अंदर इन्होंने इसको डिज़ोल्व करना है। अच्छा ये अब और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? इंस्पेक्ट ऑब्जर्वेशन होम्स और डायरेक्शंस वगैरह भी दे सकते हैं पुलिस ऑफिसर वगैरह को, ये वेलफेयर और सोशल वालों को, ये भी ये काम कर सकते हैं। और भी सच अदर फंक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सब सेक्शन 5 फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस कमेटी प्रोविजनल स्टाफ शैल बी पावर्ड, या सेशन जज वगैरह ये उनके स्टाफ से रिलेटेड भी सारे मैटर करेंगे। तो ये जुवेनाइल, अच्छा ये जेन में रख लेना सेक्शन 9 और सेक्शन 10 कि इसमें बताया गया सेक्शन 9 में कि जो डाइवर्जन वाला प्रोसीजर है वो क्या होगा और उसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं। 10 में कॉम्पोजिशन जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की उसका बताया गया है। कोई क्वेश्चन है अब यहाँ तक तो पूछो।